नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक की स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में 97% मार्क्स लाने और मेरिट में आने के बाद एक लड़का एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाता है। लड़का मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए पिता आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अपने लड़के को यूक्रेन भेज देते हैं, इस उम्मीद में कि जब बच्चा यूक्रेन से वापस लौट कर आएगा तो डॉक्टर बनकर लौटेगा, उनका नाम रोशन करेगा और सारा कर्ज भी चुका देगा। लेकिन उसी बीच यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक कर देता है। पिता को चिंता होने लगती है। पिता अपने बेटे को कॉल करते हैं। कॉल पर बेटा पिता से कहता है कि वो चिंता न करे, वो ठीक है। फिलहाल सुपरमार्केट के बाहर खाने पीने का कुछ सामान लेने के लिए लाइन में लगा है। थोड़ी देर से कॉल करता है। थोड़ी देर बाद जब पिता कॉल करते हैं तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तभी अचानक यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी से एक ऑफिसर का कॉल पिता के पास आता है। कॉल पर यह ऑफिसर पिता से कहता है कि गोली लगने के कारण उनके पुत्र की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस लड़के का नाम नवीन था, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था। नवीन की मौत के कुछ दिन बाद जब पिता मीडिया से बात करते हैं तो बताते हैं कि नवीन को यूक्रेन जाने का कोई शौक नहीं था, बल्कि इंडिया में एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज न मिल पाने के कारण नवीन यूक्रेन मजबूरी में गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उसी मजबूरी के बारे में जो भारत से हज़ारों छात्रों को एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन जाने को मजबूर करती है। 40 Indian students have managed to walk to the Ukraine-Poland border after they were dropped off by their college bus some 8 kilometers. ठीक है, बच्चे रो रहे थे, मैंने खुद देखा। ठीक है, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें उस पार कर दो। वो थक हार के गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे मतलब हम खुद जो स्टूडेंट्स थे आपस में लड़ने लग गए थे कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। बाकी रही कहीं कसर यूक्रेनियन ट्रूप्स पूरी कर रहे थे, लाते मार रहे थे। ठीक है, बच्चे बेहोश हुए, उन्हें मारा गया। जो गन के पीछे वाला हिस्सा होता है मोटा था उससे, ठीक है, पैरों से, बूट से। ठीक है, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, वो हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाल रहा है। इससे अच्छा तो मर जाते हैं हम लोग। कैसे निकलेंगे हम? बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। कर्नाटक के हावेरी का रहने वाला ये छात्र था जिसका नाम नवीन शेखरप्पा था। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने साल 1826 में साउथ मुंबई में एक मेडिकल स्कूल खोलकर ही कर दी थी, जहां पर इंडियन स्टूडेंट को वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में बताया जाता था। लेकिन ये मेडिकल स्कूल 6 साल से ज़्यादा नहीं चल पाया और इसके बाद साल 1835 में अंग्रेज़ों ने ऑफिशियली कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज रखा गया और इस तरह देश को पहला मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मिला। और इसके बाद देश में लगातार नए नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। आज हमारे देश में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और मजबूरी में उन्हें यूक्रेन एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, इंडियन स्टूडेंट का यूक्रेन जाना कोई नई बात नहीं है। इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन तब से जा रहे हैं जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। इंडियन स्टूडेंट के यूक्रेन जाने और वहां पढ़ाई करने की शुरुआत होती है इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच साल 1953 में हुए एक एग्रीमेंट के साथ, जिसका एक ऑब्जेक्टिव फोकस करता था सोवियत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भारत को हाई क्वालिफाइड नेशनल कैडर्स देने पर, भारतीय स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन देने पर और अच्छी ट्रेनिंग देने पर। जब भारत और सोवियत यूनियन के बीच में साल 1953 में ये एग्रीमेंट हुआ, ये समय भारत की आज़ादी के तुरंत बाद का समय था और इस समय इंडिया के अंदर अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ नहीं हुआ करते थे जो देश को अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दे सके। वहीं उस समय सोवियत यूनियन को एक पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखा जाता था, जहां भारत की तुलना में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। यहां पर अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी थे। शुरुआत में 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मॉस्को की स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और 1971 से 1980 के बीच में ये 20 स्टूडेंट्स का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 1375 तक पहुंच जाता है। उस समय सोवियत यूनियन में बहुत सारे स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता था,
जो स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता था। और समय के साथ साथ सोवियत यूनियन के अंदर भारतीय स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी और ये स्टूडेंट कोर्स के हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने लगे। साथ ही मॉस्को के अलावा सोवियत यूनियन के अन्य हिस्सों में भी जाकर पढ़ाई करने लगे और मेडिकल की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट यूक्रेन, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसी जगहों पर जाने लगे। और ये जो सोवियत यूनियन के हिस्से हैं ये स्टूडेंट के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन गए। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले 20,000 से भी ज़्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन के अंदर पढ़ाई कर रहे थे और इनमें से ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के अंदर फंसे हुए लगभग सभी भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लिया, लेकिन नवीन की किस्मत इन स्टूडेंट्स की तरह अच्छी नहीं थी। जहां इन स्टूडेंट्स ने यूक्रेन रशिया वॉर के चलते अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, वहीं नवीन को रशिया यूक्रेन वॉर की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, नवीन की मौत तमाचा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो इसे अपना असली चेहरा दिखाता है, जो हर साल मजबूर करता है हज़ारों भारतीय छात्रों को अपना देश छोड़ने के लिए। नवीन ने कर्नाटक स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में 97% मार्क्स हासिल किए थे, साथ ही वो मेरिट में भी आया था। उसके बावजूद उसे इंडिया के अंदर कोई भी MBBS कॉलेज नहीं मिल पाया। इंडिया में MBBS करने के लिए पहले आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल ही जाएगी, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नीट में कौन सी रैंक आई है। साथ ही जो कट ऑफ जाता है उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती है और इसी के हिसाब से स्टूडेंट्स को कॉलेज दिए जाते हैं। यानी कि रैंक अच्छी आई है तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और अगर रैंक अच्छी नहीं आई है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर MBBS करते हैं तो यहाँ पर सालाना आपको 25 से 40 लाख रुपए का खर्चा आता है। यानी कि 5 साल के MBBS के पूरे कोर्स की जो फ़ीस है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है, और कुछ कॉलेजेस में तो ये जो फ़ीस है वो 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। तो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई करे और यहाँ पर MBBS कर पाए। और ऐसा ही कुछ हुआ था नवीन के साथ भी, जिसने नीट को क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन अच्छे रैंक न लगने के कारण वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पाया था, और प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ीस लग रही थी वो करोड़ों रुपए में लग रही थी, जो कि उनके पिता के लिए पे कर पाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को यूक्रेन MBBS करने के लिए भेज दिया, जहां पर पूरे कोर्स की फ़ीस 30 से 35 लाख रुपए लग रही थी। जितनी फ़ीस इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 साल में लगती है, उतनी फ़ीस में तो यूक्रेन में पूरे 5 साल का MBBS का कोर्स हो जाता है। इसीलिए बड़ी संख्या में जो भारतीय है वो यूक्रेन MBBS करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा यूक्रेन में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ती है। अगर आपने नीट की जो एग्ज़ाम है जो इंडिया में होती है, अगर वो क्वालिफाई कर लिया है तो उसी के आधार पर आपको यूक्रेन के अंदर MBBS का जो कॉलेज है वो मिल जाता है। तो इसीलिए नवीन की तरह ही हज़ारों स्टूडेंट हर साल यूक्रेन में MBBS के लिए कॉलेज ढूंढने जाते हैं, वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और अपना जो MBBS का सपना है वो पूरा करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में अपनी जान गंवाने वाले नवीन की मौत का जिम्मेदार कर्नाटक के पूर्व CM ने नीट एग्ज़ाम को बताया है। उनका कहना है कि जो नीट है उसी के कारण नवीन की मौत हुई है। साथ ही कर्नाटक की सरकार भी नीट का लगातार विरोध कर रही है, और उसका जो एक कारण है वो ये है कि देश के अंदर कुल 88,000 से ज़्यादा जो मेडिकल की सीटें हैं वो अवेलेबल है, और उनमें से 9,000 से ज़्यादा सीटें अकेले कर्नाटक में हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो 10% से ज़्यादा जो मेडिकल सीटें हैं वो कर्नाटक के अंदर ही मौजूद हैं। उसके बावजूद भी कर्नाटक के ही एक मेरिट स्टूडेंट को MBBS के लिए देश में और कर्नाटक के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है। और इसका कारण जो है वो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो कर्नाटक के अंदर मौजूद हैं वो नीट एग्ज़ाम को ही बता रहे हैं। वहीं कर्नाटक एक अकेला ऐसा राज्य नहीं है जो नीट का विरोध कर रहा है। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु भी एक ऐसा राज्य है जो शुरू से ही नीट का विरोध बड़े स्तर पर करता आया है। तमिलनाडु का विरोध आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की जो सरकार है वो नीट के खिलाफ एंटी नीट बिल अपने राज्य में लेकर आई है, जिसे उसने
तमिलनाडु की जो असेंबली है वहाँ से पास भी करा लिया है और इसे दिल्ली गृह मंत्रालय के पास राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। ये किसी एग्ज़ाम के विरुद्ध शायद अपने आप में पहला ऐसा मामला होगा जब किसी राज्य की सरकार किसी एग्ज़ाम के खिलाफ किसी तरह का बिल लेकर आई है ताकि ये जो एग्ज़ाम है वो उस राज्य में ना हो सके। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि नीट का विरोध इतने बड़े स्तर पर राज्य की सरकारें क्यों कर रही है। देखिए, नीट का विरोध होना कोई नई बात नहीं है। साल 2013 में ही जब नीट को इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत सारे राज्यों ने जो नीट है उसका विरोध किया था। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2013 में जब इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया था तो बस ये उसी साल 2013 में ही हो पाई थी। उसके बाद साल 2014 और 15 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्ज़ाम के ऊपर रोक लगा दी थी। नीट का विरोध करने के पीछे जो तमिलनाडु की सरकार है उनका कहना है कि जो ये नीट एग्ज़ाम है वो सिर्फ अमीर और समृद्ध परिवार के जो बच्चे हैं उन्हीं को आगे बढ़ा रही है। वहीं जो निचले तबके के जो छात्र हैं जो सुविधाओं से वंचित होते हैं वो इस एग्ज़ाम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि अगर ये एग्ज़ाम कुछ साल और चलती है तो तमिलनाडु के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर बुरी तरह से असर पड़ेगा और राज्य के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नीट के असर को जानने के लिए तमिलनाडु सरकार ने राज्य के अंदर जस्टिस ए.के. राजन कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नीट के शुरू होने के बाद जो सीबीएसई के स्टूडेंट थे उनका जो सक्सेस रेट है वो 38.84% तक जंप हुआ है जो पहले 0.9% था। और वहीं नीट के आने के बाद जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स थे उनका जो सक्सेस रेट है वो 98.23% से डाउन होकर 59.4% पर पहुंच गया है। साथ ही इस कमेटी ने यह भी नोटिस किया कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इस एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा होता है, वहीं जो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई कर रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम में परेशानी होती है। देखिए दोस्तों, अगर जस्टिस ए.के. राजन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और उसके डेटा को देखा जाए तो उस हिसाब से लगता है कि जो स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेज है वो होता है इस एग्ज़ाम के कारण, और वहीं जो सीबीएसई से पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नीट एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ ही इस कमेटी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर आपको नीट एग्ज़ाम निकालना है तो किसी न किसी तरह की स्पेशल कोचिंग जाना ज़रूरी है। जस्टिस ए.के. राजन कमेटी ने यह भी बताया कि 99% स्टूडेंट्स जिन्होंने MBBS के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है उन्होंने किसी न किसी तरह की कोचिंग ज़रूर ली है। नीट एक ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है और इसके अंदर लगातार जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत कम लोग ही इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं। अगर 2013 का डेटा देखा जाए तो जब ये इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जब ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हुई थी, तब 99% लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और अगर वहीं साल 2021 के आंकड़ों को देखा जाए तो साल 2021 में मात्र 28% स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए हैं और अपने लिए MBBS की जो सीट है उसे बुक कर पाए हैं। तो लगभग 70% स्टूडेंट्स जो नीट की एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं और MBBS के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दी है, यानी कि वो रिपीटर्स हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नीट की एग्ज़ाम को क्लियर करके जो एडमिशन है वो MBBS के कॉलेज में नहीं ले पाए थे। नीट एग्ज़ाम को देने के लिए किसी भी तरह की जो लिमिटेशंस है वो नहीं है। स्टूडेंट जितनी बार चाहें उतनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो कोचिंग सेंटर्स को ही होता है। जब स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम को तो सेकंड अटेम्प्ट में फिर से एग्ज़ाम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसे में उन्हें फिर से कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो थर्ड अटेम्प्ट में वो फिर से कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और फिर से एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं। तो जितनी बार ये जो स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेंगे कोचिंग सेंटर में, जितनी बार एग्ज़ाम देंगे, उससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो कोचिंग सेंटर्स को ही होता है। तो जो कोचिंग सेंटर है वो उनका जो बिज़नेस है वो इस कारण लगातार ग्रो कर रहा है। जस्टिस ए.के. राजन कमेटी ने जो एक रिपोर्ट दी थी उसमें ये खुलासा किया था कि अकेले तमिलनाडु राज्य के अंदर जो कोचिंग सेंटर का बिज़नेस है वो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और अगर हम एसोचैम की रिपोर्ट की माने तो ऑल ओवर इंडिया में जो कोचिंग सेंटर का बिज़नेस है उसका जो रेवेन्यू है वो 1 लाख करोड़ के आसपास है, जो हर साल 35% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जब कोई स्टूडेंट एक बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है तो आसानी से वो दूसरी बार फिर से एडमिशन लेता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब एक बार में स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता है तो 1-2 ड्रॉप वो ज़रूर लेता है और नीट एग्ज़ाम को देने की कोशिश करता है।
नीट एग्ज़ाम के अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है ये आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के इन आंकड़ों से पता चल जाएगा। दिसंबर 2021 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोकसभा में बताया था कि देश में कुल 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 88,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। इनमें से आधी सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में हैं और आधी सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। साल 2021 में 15 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट की एग्ज़ाम दी थी, जिनमें से 8.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। अब यही 8.5 लाख स्टूडेंट 88,000 सीटों के लिए फ़ाइट करेंगे, जिनमें से मात्र 44,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कॉलेज को पे करने के लिए 1 करोड़ रुपए हैं या नहीं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है तो भी आप प्राइवेट कॉलेज में जाकर फीस पे कर MBBS कर सकते हैं। और वहीं अगर आप एक नंबर से भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने से चूक गए हैं और अब आपके पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है तो इसमें आप ही की गलती है, इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की जो फ़ीस है वो 1 लाख रुपए तक हो सकती है और ये जो फ़ीस है ये मैक्सिमम है। कई सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पर जो फ़ीस है वो 5 से 10 हज़ार रुपये सालाना है। वहीं पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर जो फ़ीस है वो 20 से 40 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से होती है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फ़ीस का है वो कितना ज़्यादा अंतर है और कितने मनमाने तरीके से जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपनी फ़ीस को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पैसों की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अच्छी रैंक आती है लेकिन उसके बावजूद भी वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो रैंक है वो ख़राब होती है लेकिन उनके पास पैसा होता है और पैसा देकर वो MBBS के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में नीट की एग्ज़ाम को अनुमति दी थी तब से जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपनी जो फ़ीस है वो 600% तक बढ़ा चुके हैं। तो जो कॉलेजेस है वो मनमाने तरीके से जो फ़ीस है वो बढ़ा रहे हैं और पैसा वसूल रहे हैं, वहीं जो सरकार है वो चुपचाप ये सारी चीज़ों को देख रही है। तो यही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की असली सच्चाई। जिनके पास पैसा है, जो अमीर घरों से बिलोंग करते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वो फ़ी पे करके MBBS प्राइवेट कॉलेजेस में कर लेते हैं। वहीं ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जो स्टूडेंट गरीब परिवारों से आते हैं, उन्हें डॉक्टर बनने का जो सपना है वो छोड़ना पड़ता है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है वो जल्द ही ख़त्म होगा और जिन स्टूडेंट ने इंडिया में कॉलेज न मिल पाने के कारण यूक्रेन के कॉलेजेस में एडमिशन लिया था वो जल्द ही यूक्रेन लौटेंगे और जो अपनी पढ़ाई है उसे पूरी करेंगे। धन्यवाद।